Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 4 जून 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है संकोशी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर से अटेम्प्ट किया करो, आपकी बहुत हेल्प होगी क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने अपने वीडियो में निपाह वायरस लाइक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था, साथ ही साथ में मैंने आपको निपाह वायरस के बारे में पढ़ाया था। तो उसी को देखते हुए दोस्तों एक क्वेश्चन रेडी किया गया है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो निपाह वायरस लाइक पार्टिकल्स हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। इसके रेफरेंस में आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं कैन बी यूज टू डेवलप एंटीबॉडीज, इनका यूज़ किया जा सकता है एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए, एंटीवायरल ड्रग्स बनाने के लिए एक सेफ लैब एनवायरनमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये वायरस लाइक पार्टिकल से कॉन्टेगियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे निपाह वायरस होता है वैसे ही ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो ज़रा दिमाग लगाइए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था और उसके बेसिस पर बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ऐसे आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे पिछले 2 दिनों में। गौतम अडानी इज एशियाज रिचेस्ट पर्सन अगेन। ये वर्ड अगेन क्यों यूज़ किया गया है आपको पता होगा, गौतम अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके थे लिस्ट में थोड़े समय के लिए। लेकिन दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में इनके शेयर्स बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर आप कह सकते हो इनका एक बड़ा लॉस देखने को मिला। लेकिन फाइनली सारी चीज़ें वापस से रिवाइव हुई, प्रॉफिट्स गेन हुए। नाउ अब गौतम अडानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन वापस से बनकर तैयार हो चुके हैं, मुकेश अंबानी जी को ओवरटेक कर दिया है, ये रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है। तो गौतम अडानी की जो अभी टोटल वेल्थ बताई जा रही है वो है $111 बिलियन के आसपास की। ठीक है, तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं और डिटेल से हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी जैसे मैंने बोला गौतम अडानी की $111 बिलियन बताई जा रही है और मुकेश अंबानी जी की जो वेल्थ है वो है $109 बिलियन के आसपास। तो यहाँ पर अडानी जी ओवरटेक कर चुके हैं मुकेश अंबानी को, ये आपने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा। तो नेटवर्थ हो तो मैंने आपको दोस्तों बताया। अभी आप दुनिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल्स की लिस्ट देखोगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन कौन है, तो अभी यहाँ पे बर्नार्ड आर्नोल्ट हैं। इनकी जो टोटल वेल्थ है वो है $207 बिलियन। इलॉन मस्क $203 बिलियन। जेफ बेजोस $199 बिलियन। अब मार्क जकरबर्ग और ऊपर के ये जो 3 रिचेस्ट हैं, इनके वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ऊपर के जो ये 3 आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, इनमें एक कड़ी टक्कर रहती है। ठीक है, एक बड़ा यहाँ पर टक्कर देखने को मिल जाता है। और गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो है $111 बिलियन। तो वो आसपास आ चुके हैं, दुनिया के 11th रिचेस्ट पर्सन है वो, पूरे दुनिया में 11th नंबर पर आने वाले रिचेस्ट पर्सन। अभी जिस तरीके से अडानी के साइड से जो अनाउंसमेंट्स करे गए हैं कि भरकर वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनका एक प्लानिंग है, उनका कहना यह है कि $90 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आने वाले 10 सालों में। आप ये इमेजिन करो, $90 बिलियन का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। इस बेसिस पर और भी बहुत सारे जो शेयर्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली अडानी के शेयर्स में।
जिस बेसिस पर आज यहाँ पर ये ग्रो हो रहे हैं और आने वाले समय पर मेंशन किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ये दुनिया के टॉप 5 वाले जो ये नंबर्स हैं इसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं बहुत जल्द ही। ठीक है, ये बात दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरीके से इनके अनाउंसमेंट थे रिसेंटली अडानी कंपनी की साइड से, उसके बाद बहुत ज़्यादा एडिशन देखने को मिला। 84,064 करोड़ रुपीस की मार्केट वैल्यू में एक बड़ा एडिशन यहाँ पर हुआ। उसके बाद इनकी जो टोटल वेल्थ है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। बड़ी सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, कई सारे लोगों के पास में अडानी के शेयर्स होंगे भी, जैसे उनके पास में जो कंपनी एसीसी है ना, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है, अडानी एंटरप्राइजेस है। अडानी एंटरप्राइजेस का बहुत बुरा हाल हो गया था, याद होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में 1000 के आसपास पहुंच गया था। आज वही शेयर दोस्तों 3400-3500 के आसपास का है। ठीक है, फिर है अडान ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी, ये सब दोस्तों यहाँ पर अडानी के हैं। तो इनके शेयर्स मार्केट में हैं और जिनके पास में शेयर्स होंगे उनको पता होगा पिछले कुछ समय पर तेज़ी से यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बेसिस पर आज ये एशिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल बन चुके हैं वापस से। हालांकि पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखे गए हैं गौतम अडानी जी के थ्रू। आपने देखा होगा रिसेंटली हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद क्या हाल हुआ, और ये टॉप 20 में भी नहीं थे, अभी वापस से 11 पे आ चुके हैं और एक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय पर वर्ल्ड के टॉप 5 में ये वापस से प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अडानी वर्सेस अंबानी क्या चल रहा है पूरा मुद्दा, मतलब मुद्दा नहीं, इनकी वेल्थ के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है वो मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा डिफरेंशिएशन आपको नजर आएगा, अडानी की $111 बिलियन, अंबानी की $109 बिलियन। ये दोस्तों यहाँ पर आज के समय पर इनकी इनकम है। ठीक है, क्लियर हो गए दोस्तों। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। और ये कह सकते हैं एक अच्छी न्यूज़ भी है, बढ़िया कदम लिया है FSSAI ने। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर ये जो FSSAI है ये हमारी बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ये इंश्योर करती है आपके पास तक जो भी खाना पहुँच रहा है वो सेफ़ हो, सिक्योर हो, उस चीज़ को इंश्योर करने का काम करती है। तो पिछले कुछ समय पर इनके बड़े बड़े यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, जैसे आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करोगे तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आए, पिछले कुछ समय पर एक्शंस तेज़ी से ले रहे हैं, तो बार बार ये बॉडी न्यूज़ में आ रही है। अभी ये न्यूज़ में रहने का कारण यह है कि इन्होंने यहाँ पर जो फ्रूट जूस होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं फ्रूट जूस की मार्केट में। तो वो जो फ्रूट जूस की मार्केट में कंपनियां प्रेजेंट हैं वो अपने लेबल पर क्या लिखती हैं, वो 100% क्लेम करती हैं कि भाई ये 100% फ्रूट जूस है। अब FSSAI बोलता है क्यों झूठ बोल रहे हो यार, आपको ये 100% फ्रूट जूस का जो क्लेम है इसको हटाना होगा अपने लेबल से, क्योंकि ये नहीं है और इसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक फेक एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं जो कि गलत है। हमारे पास में कुछ रेगुलेशन है, 2018 का नियम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस, और उस रेगुलेशन के अंदर में कोई भी ऐसा प्रोविजन या कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो आपको ये कहे कि आप 100% क्लेम कर रहे हो इस पर्टिकुलर चीज़ को। और ऐसा अगर क्लेम किया जाता है तो ये क्लेम टोटली मिसलीडिंग है, आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम सबको पता है कि वो जो बेसिकली आप फ्रूट जूस बेच रहे हो उसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपके प्रोडक्ट का, वाटर है और कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत और कंसंट्रेशंस आपने यूज़ कर दिए हैं, दैट्स इट। और ये जो आप अब बता रहे हो, क्लेम कर रहे हो मार्केट में, ये क्लेम करना सरासर गलत है, इसको हटाना होगा, इसको रिमूव करना होगा, समझ गए। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारी न्यूज़ निकल कर आई। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस आर्टिकल में कुछ काम का मिल रहा है क्या? नहीं, कुछ ऐसा काम का नहीं है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सके। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी के तो वहाँ पर FSSAI से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है दोस्तों। अब जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपका एक सोर्स हो जाता है, एक जरिया हो जाता है कि भाई हाँ मुझे एग्जाम के लिए ये पढ़ना है, स्टैटिक डेटा पढ़ना है, और वो स्टैटिक डेटा आपका इस आर्टिकल से निकल कर आता है। ये इकलौती बॉडी FSSAI, ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमस स्टैच्यूरी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। आपको पता है स्टैच्यूरी बॉडी क्या होती है? स्टैच्यूरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट यानी कानून के माध्यम से बनाया जाता है। अब वो जो एक्ट है यहाँ पे, वो एक्ट कौन सा है? वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006।
इस 2006 के लॉ के बेसिस पर एफएसएसआई को तैयार किया गया। ऑटोनमस बॉडी है, खुद से सारे डिसीजंस लेने का काम करती है। अब एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आएगा कि 2006 में जब इस बॉडी को लेकर आया गया तो क्या 2006 से पहले कोई बॉडी नहीं हुआ करती थी इन फूड की सेफ्टी को ध्यान रखने के लिए? ऐसा नहीं है। 2006 से पहले अलग अलग ढेर सारी बॉडीज हुआ करती थी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये बेसिकली लॉ था हमारा। ये कानून खाने में मिलावट को रोकने का काम करता था। इसी प्रकार से फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, फिर साथ ही साथ मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, ये सारे के सारे लॉज हुआ करते थे। इन सब लॉज को दोस्तों यहाँ पे हटाया गया, क्योंकि ये हर एक लॉ अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू हैंडल किया जा रहा था, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक सिंगल बॉडी बना दी गई, एफएसएसएआई। सारी पावर्स इनको दे दी गई। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर एफएसएसआई को लाने का पूरा पर्पज रहा। अब जो ये बॉडी है, आज इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन जिम्मेदारी है कि वो हमारी पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करे, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे, गलत चीज को आगे बढ़ने बिल्कुल भी ना दे। इंश्योर करे कि भारत में फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी बढ़िया लेवल पर रहे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, क्वेश्चन जो बन सकता है आपसे कि ये जो एफएसएसएआई है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका वो मेन हेडक्वार्टर है। उसके साथ साथ छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेज भी हैं हमारे देश के 8 अलग अलग जोन्स में। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरा, मैं कहूँगा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अगर आप मार्क करना चाहते हो, ये पैरा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 लाइनें ध्यान में रखना होगा, दिमाग में बैठी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो चेयरपर्सन होते हैं एफएसएसआई के, क्योंकि ये बॉडी चल रही है तो इसके एक चेयरपर्सन तो होंगे ही डेफिनेटली, साथ ही साथ में सीईओ भी होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सवाल यह है कि ये चेयरपर्सन और सीईओ को अपॉइंट कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी केंद्र सरकार डायरेक्टली इनको अपॉइंट करती है। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जो ये चेयरपर्सन होता है इस बॉडी का, वो ध्यान रखिएगा, वो हमारे गवर्नमेंट में ही रैंक ऑफ सेक्रेटरी का पर्सन होगा, जो कि यहां पर इस पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा, चला रहा होगा। अब ये जो बॉडी है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस और पावर्स क्या हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कि भाई जो भी फूड के बिजनेस हैं उनको लाइसेंस देना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, है ना, फूड की सेफ्टी को प्रमोट करना, फूड की क्वालिटी को प्रमोट करना, फूड की सेफ्टी को मॉनिटर करना, उसके ऊपर जांच करना, उसको देखना, इवैल्यूएशंस करना, फूड की सेफ्टी कैसे की जा सकती है और कैसे साफ सफाई से फूड परोसा जा सकता है, उसको लेकर ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना। ये सारे फंक्शंस और पावर्स आपको नजर आएंगी एफएसएसएआई की। क्लियर? आई होप आपको एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा भी आपने ये आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा आपने कवर किया, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों हर एक आर्टिकल के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये सभी डेटा आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है, एक ऐसा पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे पीडीएफ यहाँ पर दोस्तों सिक्योर रहते हैं। कहने का मतलब है, अभी आप क्या करते होंगे, अभी आप सिंपल से बहुत सारे पीडीएफ इकट्ठे कर रहे होंगे, स्टोरेज के इश्यूज फेस कर रहे होंगे, उनको फिर सीक्वेंस में लगाना, मैनेज करना, जब ज़रूरत हो तब खोल के पढ़ना, उनको देखना कहाँ है कहाँ नहीं है, वो सब दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ग्रुप में सारे के सारे पीडीएफ सीक्वेंस वाइज पड़े हुए हैं, डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। आपको ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो फी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा गया है दोस्तों, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट्स को गेन कर सकते हैं। सवाल यह है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज करना है। वहाँ पर आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक करना कि किस तरीके से यह मुझे को बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एडवांटेजेस को गेन कर सकता हूँ। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं।
बाकी प्लीज़ मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, बहुत टाइम लगता है इन कंटेंट को रेडी करने में। 5000 लाइक्स का एक टारगेट होता है, प्लीज़ आप उनको अचीव करवा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में केवल और केवल एक ही पेज इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा वो है पेज नंबर 6। उसी पेज नंबर 6 से 4-5 आर्टिकल निकल कर आ गए दोस्तों। उसके अलावा ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, और कल भी काम का अखबार नहीं आएगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आज काउंटिंग हो रही है, पता चल जाएगा कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आ रही है। वही चीज़ें कल न्यूज़पेपर में सभी पेजेस में छपी हुई होंगी। खैर देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी तो यहाँ पे ये डिस्कशन करते हैं। ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, अगेन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है आईसीएमआर, भारत की एक इंपॉर्टेंट मेडिकल रिसर्च जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने मांग की है टू प्रोवाइड ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज। अब दोस्तों सिकल सेल डिजीज क्या, मैंने कई बार आपको वीडियोस में पढ़ा रखा है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन करेंगे और उस आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और थोड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स भी आज आपको दूंगा सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड, जिसका यूज़ आप मेंस में कर सकते हैं, इंटरव्यू में कर सकते हैं, और यहाँ से प्रीलिम्स को लेकर कोई क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको भी हैंडल कर पाएंगे। सपोज क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोक्सी यूरिया हाल ही में न्यूज़ में है, ये कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए तैयार किया गया है? सिंपल सा आंसर है, सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो आईसीएमआर आज के समय पर काम कर रहा है इस हाइड्रोक्सी यूरिया को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के ऊपर। इन्होंने अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया अलग अलग एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई आइए साथ में मिलकर डेवलप करेंगे यहाँ पर इस दवाई को, जिसका नाम होगा हाइड्रोक्सी यूरिया, एक ओरल फॉर्मेशन जिसका यूज सिकल सेल डिजीज को ठीक करने के लिए किया जा सकेगा, क्योंकि भारत में सिकल सेल डिजीज का एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बीमारी सबसे ज्यादा है पूरे साउथ एशिया में, अगर कंपैरिजन करें तो। बोला जा रहा है कि हमारे देश में 20 मिलियन से ज्यादा लोग दोस्तों इस बीमारी से गुजर रहे हैं। ये 20 मिलियन आप समझ रहे हैं, करीबन लगभग 2 करोड़ लोग दोस्तों यहां पर इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब क्या होता है, इसको देखते हुए इंडिया में जो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कुछ दवाइयाँ बना रही हैं हाइड्रोक्सी यूरिया को ठीक करने के लिए। वो जो हाइड्रोक्सी यूरिया की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। अब जो टैबलेट्स बन रही हैं वो 500 mg की कैप्सूल्स हैं, 200 mg के टैबलेट्स हैं, है ना। अब ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे ट्रीटमेंट के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि इस दवाई को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना, क्योंकि सिकल सेल डिजीज आज के समय पर कॉमन सी होती चली जा रही है। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आईसीएमआर ने कुछ और बॉडीज को इनवाइट भी किया है, आइए साथ में मिलकर काम करेंगे। और आईसीएमआर दोस्तों अब हाई डोज वाली हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट्स को बना रहा है, उसको अवेलेबल करवा रहा है। अभी तक जो डोजेस थी वो कम थी, लो डोज की दवाइयाँ थी, अभी हाई डोज की दवाइयों को डेवलप किया जा रहा है, यानी कि सही तरीके से एक इंसान को तुरंत ठीक किया जा सके, क्योंकि हमें ज़रूरत है हाई डोज की ये टैबलेट्स प्रोवाइड करवाना। और इस हाइड्रोक्सी यूरिया को तैयार करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अपने मिशन में लॉन्च करना होगा। एक मिशन हम लॉन्च कर सकते हैं, नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047, 2047 तक हमें ये एनीमिया खत्म करना होगा। ऐसे टारगेट्स हमने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। ऐसे ही मिशन के बेसिस पर सिकल सेल एनीमिया को खत्म करते हुए दोस्तों यहाँ पे कुछ मिशंस लॉन्च हमने करने होंगे, ठीक है, जिससे ये प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकेगा। तो हाई डोज की दवाइयों के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं लो डोज में। अभी जो फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं उनसे बढ़िया है कि ये इस दवाई का यूज़ किया जाए, ठीक है। इसको हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक ओरल फॉर्मुलेशन इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। तो क्वेश्चन बनेगा हाइड्रोक्सी यूरिया क्या है, वो आप सवाल का जवाब दे पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे पूछा जाएगा सिकल सेल डिजीज़ के बारे में, तो चलिए क्या क्या बताना है मैं आपको पढ़ाता हूँ। आखिरकार ये बीमारी है क्या? ये दोस्तों यहाँ पर एक आपका हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, यानी ब्लड से, खून से रिलेटेड आपका ये एक डिजीज़ आपको नज़र आएगा। अब जब हम ब्लड की बात करते हैं तो आपके पास में एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, है ना। अब जो सिकल सेल डिजीज है दोस्तों, ये जो बीमारी होती है ये रेड ब्लड सेल के चेंजेस होने की वजह से होती है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं सिंपल सा। हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो इस तरीके से गोल गोल होते हैं। अब वो गोल गोल सेल्स जो हैं
हमारे खून को लेकर बह रहे हैं। हमारा खून ही है वो बेसिकली बह रहा है पूरे शरीर में हमारे ब्लड वेसल्स के माध्यम से, और बॉडी में हर जगह पर ब्लड पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि वही ब्लड, वही खून हमारे बॉडी में जगह जगह पर ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। उसका सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इस सिकल सेल डिसऑर्डर में जो ये रेड ब्लड सेल है, जो इसका ये गोल शेप है ना, ये गोल शेप चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद इस तरीके का शेप बन जाता है एक सिकल की तरह। ये जो सिकल है ये क्या होता है, जो हम एग्रीकल्चर में हंसिए का यूज़ करते हैं, है ना, तो बेसिकली वो वाला शेप, यानी इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा, तो ये शेप हो जाता है, गोल से सीधा ये शेप बन गया। तो ये जब शेप बन जाता है तो क्या वो ब्लड वेसल में सही तरीके से फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके हेल्दी रेड ब्लड सेल गोल होते हैं, ये हेल्दी नहीं है, इसका शेप बिगड़ गया और ये अब आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। और ब्लड फ्लो जब ब्लॉक होगा तो सही से ब्लड बॉडी में जगह जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, जहां पे नहीं पहुंचेगा वहां पर बहुत ज्यादा भयंकर दर्द भी होगा। यह है सिकल सेल डिजीज। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बताइए क्या रीजन है, तो आपने बता देना है जब आरबीसीज में एबनॉर्मलिटी नजर आएगी उसकी वजह से सिकल सेल डिजीज होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इससे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जहां पे ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है वो वाले ऑर्गन में दर्द होने के साथ साथ वो ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। सवाल यह है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। सिकल सेल डिजीज के जो लक्षण हो सकते हैं, सबसे पहली चीज आपके अंदर बॉडी में एनीमिया नजर आ सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर थकान होगी, शरीर में कमजोरी होगी, शरीर पीला पड़ रहा होगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा या ब्लड कम है। फिर बहुत ज़्यादा पेन नज़र आता है बोन्स में, हड्डियों में। एक खतरनाक इंटेंस वर्ड यूज़ किया तो आप समझ सकते होंगे कितना भयंकर दर्द होता होगा। चेस्ट में पेन, बैक में, आर्म्स लेग्स में दर्द, ठीक है। और जो एक इंसान की ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्यूबर्टी वो डिले हो जाती है। अब क्वेश्चन यह है इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रीटमेंट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। हम यहाँ पे एनीमिया को ठीक कर सकते हैं कैसे? ब्लड ट्रांसफ्यूज करके, ब्लड चढ़ाकर। इससे क्या होगा, जो पेन है दोस्तों इसका रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया का क्या मतलब है? वही दवाई जिसके बारे में हम बात करें, जिसकी वजह से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ये मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिससे यहाँ पर ये सिकल सेल डिजीज की जो ये पेनफुल प्रॉब्लम है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। फिर तीसरी चीज़ है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी दोस्तों यहाँ पर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बोन मैरो या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। क्रिस्पर क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पता है ना क्रिस्पर क्या करा जाता है? क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। आपके जो डीएनए आरएनए है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं या ट्रीटमेंट्स आप कह सकते हैं जिससे सिकल सेल डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार भारत में सिकल सेल डिजीज़ की स्थिति क्या है, करंट स्टेटस क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये बताता है दोस्तों, भारत की जो रैंक है दुनिया में सिकल सेल डिजीज़ बर्थ के मामले में वो तीसरी है। पहली नाइजीरिया है, दूसरी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरे नंबर पर इंडिया आ रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा सिकल सेल डिजीज़ के साथ में प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिल रही है। कुछ और स्टडीज़ ये बोलती हैं इंडिया में हर साल 15,000 से लेकर 25,000 के आसपास ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनके बॉडी में सिकल सेल डिजीज़ होता है, नहीं सिकल सेल डिजीज़ के साथ में वो जन्म ले रहे हैं। तो ये जो बर्थ हैं ये ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ ज़्यादातर उनमें नज़र आ रहा है ना। तो ये भी एक पर्टिकुलर इशू बना जा रहा है। तो ये हो गया इंडिया का करंट स्टेटस रिगार्डिंग सिकल सेल डिजीज़। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो ये ट्रीटमेंट है सिकल सेल डिजीज़ में, ये ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करवा के सब कुछ ठीक कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप सही सोच रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करवाने में भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हम एकदम से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। रीज़न बीइंग क्या है? सबसे पहला रीज़न है लिमिटेड अवेयरनेस। क्योंकि प्रॉब्लम यह है सिकल सेल डिजीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग की बड़ी कमी है लोगों में, पब्लिक में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, जिसकी वजह से इसका जो ट्रीटमेंट होता है या इस भी बीमारी है इंसान को उसको पता भी बहुत लेट चल पाती है, समझ गए। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अगर शुरुआती स्टेज पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत बेहतर है। प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है बहुत सारे गांव वाले क्षेत्र हैं,
ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ पर स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है, प्रॉपर मेडिकल पर्सनल अवेलेबल ही नहीं है, या कुछ लोग ऐसे अवेलेबल हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं है, वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है। तो भाई ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है तो वो कैसे मैनेज करेंगे सिकल सेल डिजीज़ को, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये दो चैलेंजेस हैं ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करवाने में। ये दो चैलेंजेस के अलावा भी दोस्तों एक कुछ चैलेंजेस है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। एक और दिक्कत यह है कि भाई इस बीमारी को ठीक करने में एक इंसान की जेबें खाली हो जाती हैं। इसका एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है बहुत सारे परिवारों पर, और जो कि ऑलरेडी पड़ रहा है क्योंकि इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, रेगुलर चेकअप होना, हॉस्पिटलाइजेशन करवाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया तो उसके लिए आपको 2 से 3 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है। तो आप इमेजिन कर पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत भाई, अगर आपको मान लो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है तो बोन मैरो फाउंड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये भी एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज है ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करवाने में। फिर एक और चैलेंज है लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकेशंस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दवाइयाँ इसके लिए अवेलेबल हैं थोड़ा बहुत, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हाइड्रोक्सोरिया हो गया, पेन रिलीवर्स हो गए, ये प्रॉपर तरीके से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक दिक्कत आती है इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग एंड प्रोग्राम्स। कहने का मतलब है जो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग है, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना, तो उनके अंदर में इस बीमारी को तुरंत डिटेक्ट कर पाना वो नहीं कर पा रहे हैं आज के समय पर, और वो डिटेक्शन नहीं हो पाता, धीरे धीरे वो बीमारी गंभीर हो जाती है उस बच्चे में। तो वो बेसिकली यहाँ पर अर्ली डिटेक्शन इनिशिएटिव्स हमें लेने होंगे इस चीज़ को टैकल करने के लिए। समझ गए। अब यहीं पर थोड़ा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, प्रीलिम्स में बन सकती है तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हाल ही में जो अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने 2 अलग अलग जीन थेरेपीज़ को भी अप्रूव किया है जो सिकल सेल डिजीज़ को ठीक कर सकती हैं। और वो जो 2 थेरेपीज़ लाई गई हैं उनमें से यहाँ पर एक है लिवगेनिया और दूसरी है कैसगेवी। ये जो 2 थेरेपीज़ है, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ये दोनों के दोनों ट्रीटमेंट्स हैं, इनको क्लियरेंस भी मिल चुका है। स्पेशली यहाँ पर उनके लिए क्लियरेंस है जिनकी उम्र 12 साल या 12 साल से ऊपर है, उनमें आप ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपीज़ कर सकते हैं। अब जैसे जो कैसगेवी ट्रीटमेंट है, ये जो थेरेपी है, इसको यूके में भी अप्रूव कर दिया गया है। ये क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है। और जो लेवगेनिया है दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्पर का इस्तेमाल नहीं होगा, ये डिपेंड करती है वायरल वेक्टर के ऊपर में, ठीक है, जिससे यहाँ पर ब्लड स्टेम सेल्स को चेंज किया जाएगा। तो ये 2 अलग अलग ट्रीटमेंट्स है जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए लिवगेनिया कैसगेवी, अब थोड़े अलग से टर्म है, हो सकता है ना पढ़े हो ज़्यादातर लोगों ने कि भाई हाल ही में न्यूज़ में है, बताओ ये क्या है, क्या ट्रीटमेंट्स, कैसी थेरेपीज़ हैं, या किस चीज़ के लिए थेरेपी लाई गई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल भी पेज नंबर 6 पर है। जैसे मैंने बोला, पेज नंबर 6 ही आज के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों से बोल रही है, यूनियन टेरिटरीज से बोल रही है कि भाई आप अपने हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली का केस देखा, हॉस्पिटल के अंदर जो आग लगी। प्रॉब्लम यह है कि भाई हॉस्पिटल में एक इंसान जा रहा है अपने फैमिली मेंबर या किसी और कोई भी मेंबर है उसको ठीक करवाने के लिए। अब वो पेशेंट को लेकर गया है और वहाँ पे आग लग जाती है। जो नॉर्मल इंसान पेशेंट को लेके गए हैं बेचारे, उनकी भी डेथ हो जाती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सब कैसे हुआ? हॉस्पिटल में आग लगने के कारण। तो हाल ही में ऐसे जो हमारे शहर के अंदर में, अभी आपने गुजरात का राजकोट गेम्स का वो देखा होगा, उसमें आग लग गई थी, कई लोगों की जान गई। हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में आग लगी। ऐसे कई केसेस हॉस्पिटल्स के अंदर फायर्स के नज़र आ रहे हैं। आप सर्च करोगे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ केसेस नज़र आएंगे। तो ऐसे रीसेंट फायर्स के इंसिडेंसेस को देखते हुए हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग रखी ऑफिशियल्स के साथ में, स्टेट्स के ऑफिशियल, यूनियन टेरिटरीज के ऑफिशियल्स, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे बोला आपको एक बात सुनिश्चित करनी होगी कि जो ये रिस्क है फायर्स का इन दी हॉस्पिटल्स, इसको टैकल करना ज़रूरी है। और इसके लिए आप स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को अपनाएं, जितने कठिन गाइडलाइंस होंगे अपनाएं, लेकिन यहाँ पर इन फायर्स के प्रति रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इससे इमेज खराब हो रही है। हम हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं और ये छोटी सी गलती उसी हेल्थ केयर सेक्टर को बर्बाद कर रही है, उसकी इमेज डाउन कर रही है। ठीक है,
तो रेगुलर बेसिस पर पहली चीज़ आपने इवैल्यूएशन करना, उसकी जांच पड़ताल करना, देखना, और आपने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, केवल नियम बना के रख मत देना, उस नियम को फॉलो भी करना। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, नियम हर चीज़ का है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है, प्रॉपर एक्शंस लेना भी ज़रूरी है, टाइम टू टाइम उन नियम को अपडेट करना भी ज़रूरी है समय के साथ में। कहीं ऐसा ना हो आज बना दो 10 साल बाद भी वही चल रहा है, जबकि अपडेशन आपने किया नहीं, तो अपडेशन करना भी ज़रूरी है। आपको वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है कि जब आग लगेगी तो कैसे भागना है, कैसे लोगों को बचाना है। फायर इवैक्यूएशन एक्सरसाइज कंडक्ट करो, ये ड्रिल्स कंडक्ट करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, जिस बेसिस पे ये न्यूज़ आर्टिकल आज के समय पर चर्चाओं में है। अब तो ये न्यूज़ है, बेसिकली एक खबर जो चर्चाओं में है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारा डेटा है जो कि आपने पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। अब ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में आग लगी राजकोट गेम जोन में, शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर विवेक विहार में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इन सब चीज़ों की वजह से जो अटेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। शहर में स्पेशली दोस्तों ये कंडीशन सबसे ज़्यादा हो रही हैं। शहर में अर्बन फायर की दिक्कतें बढ़ रही हैं, और इन अर्बन फायर्स को टैकल करना हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रूरी काम बन चुका है। सवाल यह है अर्बन फायर क्या है और उसका स्थिति क्या है। अर्बन फायर सिंपल सी बात है, जो आपके शहर हैं, टाउन है, जो डेंसली पॉपुलेटेड है। आपको पता है शहर में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में एंड तक घर बने हुए हैं, है ना। जो पॉपुलेशन है वहाँ पर बहुत डेंसली आज के समय पर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इंडिया में जो अर्बन फायर के इंसिडेंट्स अभी तक के जो सबसे खतरनाक इंसिडेंट्स है वो हमने एक दिखा था 1997 में उपहार सिनेमा न्यू दिल्ली के अंदर, 2017 में कमल मिल्स में जो आग लगी थी मुंबई के अंदर, फिर 2019 में तक्षशिला कोचिंग सेंटर सूरत के अंदर। ये अभी तक के सबसे खतरनाक अर्बन फायर्स इंसिडेंट हैं। अब सवाल यह है कि इन अर्बन फायर्स का जो स्टेटस है इंडिया में वो क्या है। दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इनका डेटा है 2019 का, जिसके बेसिस पे ये बोलते हैं कि इंडिया में 330 डेथ आपको देखने को मिलेंगी कमर्शियल बिल्डिंग फायर्स में, और 6-6.5 हज़ार के आसपास यहाँ पर फैटिलिटीज़ आपको नजर आएंगी घरों में या बिल्डिंग्स के अंदर में आग लगने की वजह से। ये बोलते हैं 2015 में एनसीपीआर ने रिपोर्ट किया था कि लगभग 17,700 इंडियंस की डेथ हुई है केवल और केवल कहीं ना कहीं आग लगने की वजह से। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर हैं। जितने भी आग से संबंधित डेथ हुई है लोगों की, उसमें से 30% केसेस महाराष्ट्र और गुजरात से निकल कर आए। इंडिया रिस्क सर्वे 2018 ने इंडिया को तीसरे पोजीशन पर रख दिया फायर इंसिडेंट्स के मामले में। आप इमेजिन कीजिए कि भारत तीसरे पोजीशन पर है जहां पर सबसे ज़्यादा आग के इंसिडेंट्स नज़र आते हैं। क्वेश्चन यह है कि इंडिया में जो फायर्स नज़र आ रही हैं उसके पीछे के मेन कॉमन कॉजेज़ क्या है, मेन रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें कई बार फॉल्ट हो जाना, जो हमारे वायर लगाए गए हैं, तारों को अच्छे से जो फिटिंग की गई है उसकी अच्छे से फिटिंग ना हो पाना, लूज वायर्स होना, या जो प्लग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उस पर लोड डाल देना, या बहुत पुराने इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हो भाई, आज के ज़माने के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा पुराने वायर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इससे फायर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा मेन कारण है ह्यूमन एरर। कई बार ह्यूमन एरर भी आपको देखने को मिलेंगे, इंसान की भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। भाई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के पास में कोई लिक्विड वगैरह रख देना, या फिर कुछ ऐसा लिक्विड जिसमें तुरंत आग पकड़ ले, फ्लेमेबल जो लिक्विड्स होता है वो फैल जाना, उसकी वजह से आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ह्यूमन एरर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एक रीज़न है। लोगों के पास में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे यहाँ पर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, अब आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स कहीं पर लगे हुए होते हैं, उन सिलेंडर्स को लोगों को चलाना ही नहीं आता है, लोगों के पास में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो वो ट्रेनिंग ना होना भी एक रीज़न बन जाता है आग के बढ़ने के पीछे का। अगर आग तुरंत लग रही है उसको बुझाया जाए तो डेफिनेटली चीज़ें सही की जा सकती हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लोगों के पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब एक दिक्कत ये भी है कि नॉलेज की क्या ज़रूरत है, हमारे पास में एक अर्बन फायर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अब दोस्तों वो मैनेजमेंट रखें तो सही, लेकिन उस मैनेजमेंट में खुद समस्याएं हैं। जैसे पहली समस्या, हमारे पास में ऑलरेडी कई सारे कोड्स अवेलेबल, नेशनल बिल्डिंग कोड अवेलेबल है, उन्होंने गाइडलाइंस मेंशन कर रखी हैं, लेकिन उसको कोई प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। भाई नियम है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है।
फिर एक मॉडल फायर सेफ्टी बिल लेकर आया गया, उसको सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे और भी दिक्कतें हैं। इंडिया के पास में ये जो आग होते हैं इनको बुझाने के लिए जो स्टेशंस होते हैं, फायर स्टेशंस, उनकी कमी है ना। इंडिया के पास में अगर आप देख पाओगे, हमें 2018 में लगभग 8,500 से 9,000 के आसपास फायर स्टेशंस की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास में उस नंबर का केवल 39% स्टेशन ही अवेलेबल थे। तो ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स है जिनको टैकल करना ज़रूरी है। फिर एक बात आती है लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज़। हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, सिविक डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, प्लानिंग कंट्रोल मिशंस हैं, वो आज के समय पर दोस्तों सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, इन फायर सेफ्टी रेगुलेशंस को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर एक और दिक्कत है, हमारे पास में प्रॉपर एक मजबूत फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ज़्यादातर जो मॉडर्न बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे शहर में, वहाँ पर इन आग से लड़ने के लिए प्रॉपर अलार्म्स नहीं है या स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है। स्प्रिंकलर सिस्टम हो तो जब आग धीरे धीरे बढ़ेगी तो उस पर स्प्रिंकलिंग होकर पानी स्प्रिंकल होगा और वो बुझ जाएगी, बट ऐसे सिस्टम्स हमारे पास में है नहीं। तो ऐसे सिस्टम्स नहीं होंगे, ऐसी प्रॉपर टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, तो अगेन प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ही ना। फिर आता है लास्ट में वे फॉरवर्ड। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन पहला यह है, हमें हर एक राज्य में एक फायर सेफ्टी एक्ट को लाना होगा। भाई सोल्यूशन यही हो सकता है कि हर एक राज्य क्या करे, अपने लिए प्रॉपर लॉ बनाए, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल भी रही है स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी से, भाई अपने हॉस्पिटल्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन कीजिए। तो ये काम करना ज़रूरी है। दूसरा, जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, गृह मंत्रालय, उसको इंश्योर करना होगा कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो की जा सकें। फिर एक और चीज़ है भाई, यहाँ पर जो फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट्स हैं ये करना ज़रूरी है। जो भी हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं या म्यूनिसिपल एरिया के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं, उन पर रेगुलर चेकिंग करनी ज़रूरी है कि भाई अपने आग से बचने के लिए क्या क्या काम किया है, क्या क्या इनिशिएटिव्स आप लेकर चल रहे हो। तो जो गवर्नमेंट है इनको कहीं ना कहीं ये काम करने की ज़रूरत है, उनको एक थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिट्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में आप चेकिंग के लिए एक नई बॉडी बना सकते हैं। फिर मॉक ड्रिल्स, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये आर्टिकल में बोला गया है। आपको रेगुलर बेसिस पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करनी होगी, लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, समझाना होगा कि अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी, एक ऐसी आपदा आती है तो उसमें क्या करना है, आपने कैसे आग से बचना है, लोगों को बचाना है, कैसे बुझाना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। फिर एक और सोल्यूशन आता है अवेयरनेस जनरेशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, जो अलग अलग लोग हैं, सिटीजन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिल्डर, इंजीनियर हो गए, है ना, ये सभी लोग अगर कहीं पर बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर ये फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, इसको सबसे प्रायोरिटी पे रखना होगा। एक फायर सेफ्टी मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। इनको इंपॉर्टेंस देते हुए अपने स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। फिर एक और काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है वो अडॉप्ट करनी होंगी, जैसे ड्रोन्स हो गए, वाटर मिस्ट हो गए, इनको लेकर आ सकते हैं। हम वाटर स्टोरेज टैंक्स बना सकते हैं जगह जगह पर, कि भाई यहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं तो वाटर स्टोरेज टैंक होगा या आसपास बन जाए, जिससे कहीं पर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आराम से उसको टैकल किया जा सके, एकदम से आग बुझाई जा सके। क्योंकि आग लग रही है, मान लो उस जगह पर आसपास वाटर अवेलेबल नहीं है, दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास में रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो आग धीरे धीरे फैल जाएगी बड़े लेवल पर। फिर आता है यहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स, अगर उनके पास में एक फाइनेंशियल सपोर्ट या पैसा नहीं होगा तो वो डिपार्टमेंट सही तरीके से वर्क भी नहीं करेंगे, ये भी एक रियलिटी है। तो गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हमारे फायर डिपार्टमेंट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है, एक नई टेक्नोलॉजीज़ उनको प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। उसके लिए जो अर्बन गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या कर सकती है, फायर टैक्स वगैरह इम्पोज कर सकती है ना। तो इसके बेसिस पर जो मनी कलेक्ट होगा उसका यूज़ किया जा सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट में, क्योंकि डिपार्टमेंट तभी वर्क करेगा जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तभी वो हर एक चीज़ को, नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे। फिर एट द लास्ट यहाँ पर यह क्या है, जितने भी बिल्डिंग्स हमारे सिटी के अंदर में हैं उनको यहाँ पे जो लॉज हैं दोस्तों उनको फॉलो करते हुए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। लोगों के लिए यहाँ पर वो जो जगह है उसको सेफ बनाना होगा। ये सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी बढ़िया तरीके से मिली इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ ये इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। ठीक है, कल वर्ड ऑफ द डे नहीं लगा पाया था क्योंकि याद नहीं था, आज वर्ड ऑफ द डे लगा दिया है। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है
प्रोफ्लिगेसी। अब ये प्रोफ्लिगेसी थोड़ा सा यहाँ पर टर्म है अजीब सा, देखते हैं क्या है इसका मतलब। द ट्रेट ऑफ स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली, है ना, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर हिंदी में बोले तो अय्याशी, खुलकर यहाँ पे बहुत सारी स्पेंडिंग करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पैसा खर्च करना। ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेसी के कुछ सिनोनियम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका यूज़ कैसे किया गया है यहाँ पर कि प्रोफ्लिगेसी ऑफ द फंक्शन शॉक्ड हिम, उस फंक्शन की जो प्रोफ्लिगेसी थी, जिस तरीके से वहाँ पे स्पेंडिंग की गई थी, खर्चा किया गया था बहुत खतरनाक, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा था लोग, अय्याशी जो थी वो यहाँ पे शॉक कर दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों प्रोफ्लिगेसी का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्रीबीज होती हैं, आपने पता होगा पॉलिटिक्स में फ्रीबीज का इस्तेमाल होता है कि गवर्नमेंट जो है फ्री में सब कुछ बांट रही हैं, वहाँ पर भी इस टर्म का प्रोफ्लिगेसी का यूज़ किया जाता है। आगे आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि निपाह वायरस लाइक पार्टिकल्स जो हैं, इनको देखते हुए आपके सामने जो दो स्टेटमेंट्स हैं, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। इसमें पहला केवल सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था क्या, जो निपाह वायरस लाइक पार्टिकल्स हैं दोस्तों, इनका यूज़ किया जाता है एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए, एंटीवायरल ड्रग्स डेवलप करने के लिए। ये बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं जिससे वायरस को काटा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है ना। तो इसको एक लैब में तैयार किया जाता है। रिसेंटली लैब के अंदर में ही इसको रेडी करने के ऊपर काम किया गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। नाउ क्वेश्चन ये है कि जो ये वायरस लाइक पार्टिकल लैब में बनाए जाते हैं, तो क्या ये खतरनाक होते हैं? क्या ये वायरस निपाह वायरस की तरह खतरनाक होगा? नहीं दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये खतरनाक नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, ना ही कॉन्टेगियस होते हैं। इसका यूज़ इवन इसलिए किया जा रहा है ताकि वो जो वायरस बॉडी में गया है उसको काटा जा सके, उसके ट्रीटमेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, बट ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका सही है। नाउ इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।